Welcome back students. Here I am Diksha Arora and here we continue our previous topic which is real number. बच्चों आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिविजिबिलिटी, जिसमें आपको बताया गया था कोई नंबर डिविजिबल है वो आप कैसे चेक करेंगे. When you divide both the number and that number gives the remainder 0, तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्रॉपर पूरी तरीके से उससे नंबर से डिवाइड है. बट क्या होगा अगर मैंने कोई नंबर लिया है जिसमें रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ बच रहा है, रिमाइंडर इज अदर देन द 0. जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल किया था दैट 9 इज डिवाइडेड बाय 2. हमने इसका डिविजिबिलिटी रूल में लिखा था नो. वाई? बिकॉज जब हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर अदर देन द 0 मिलता है. लेट्स सी, इफ आई डिवाइड 2 4 8 एंड रिमाइंडर गिव्स टू 1, देन व्हाट अबाउट फॉर दिस? इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. व्हाट इज लेमा? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है. इट इज अ काइंड ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट which helps to prove other statements. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? वो बोलता है अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई दो नंबर है, सपोज आई हैव टू नंबर a एंड b इंटीजर्स, और अगर b डिवाइड करता है a को या फिर a डिवाइड करता है b को, और रिमाइंडर अगर अदर देन 0 बच जाए. अदर देन 0 मीन्स 0 के अलावा अगर कोई डिजिट बच जाती है, वी यूज दिस लेमा. हाउ वी यूज? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है दैट अगर कोई नंबर है a और आपने उसको डिवाइड किया किसी नंबर से b से, यूज किया आपने q, और रिमाइंडर अगर बच जाता है तो आप इन दोनों के प्रोडक्ट में इसको ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज हमने एक नंबर लिया 9, हम प्रीवियस एग्जाम्पल देखते हैं. 9 इज डिवाइडेड बाय 2. जब हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ था, हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया था. इस एग्जाम्पल के लिए सपोज हमने इसको मान लिया a वैल्यू हो गई हमारी 9 एंड b इज 2. तो हम इसको एज पर दिस फॉर्मूला किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 9 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 2 एंड दिस इज अवर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज 1. इसको हमने प्रूव किया. बट यूक्लिड डिवीजन लेमा साथ में एक कंडीशन और बोलता है दैट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन और इक्वल टू. जो भी आप रिमाइंडर की वैल्यू ले रहे हो या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, बट इट लेस देन b से छोटा होना चाहिए. 0 या 0 से बड़ा हो सकता है बट इट शुड बी लेस देन दी r. रिमाइंडर से वैल्यू कम होनी चाहिए. आपने देखा होगा जो सी आपकी रिमाइंडर आई है ये वैल्यू कम है. सिमिलरली जब आप इस तरीके के इस लेमा को आप सॉल्व करेंगे, इट शुड बी सेटिस्फाइड. ये प्रॉपर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? इट सेड दैट if given that two integers
ए एंड बी, आप दोनों में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, देन क्यू एंड आर मस्ट satisfy the relation. Which relation? That A equal to PQ plus R. अगर आपके पास कोई दो नंबर है इंटीजर और आप उसको डिवाइड करते हो, A और B के अलग कोई इंटीजर है उसको डिवाइड करते हो, तो जो Q और R है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। साथ के साथ दैट वैल्यू ऑफ Q एंड R आर यूनिक। Here I use word unique. Why? Because जो आपकी वैल्यू होगी क्यू की और आर की वो रिप्लेस नहीं हो सकती, इन दोनों का जो सेट बनेगा वो यूनिक होगा। आप दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ए की वैल्यू दी हुई है 5 एंड बी की वैल्यू दी हुई है 2 और आपको इसको डिवाइड करना है एज पर द रूल 5 इज इक्वल टू, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 5 2 2 ज़ा 4 and 1 remainder, this is A, this is B, this is Q and last one is R. इसको जब हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी 2 × 2 प्लस 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे वर्ड था यूनिक। अगर मैं यहाँ पर Q और R की वैल्यू चेंज कर दूँ, सपोज Q की जगह मैंने लिख दिया 3 और R की जगह लिख दिया 5, इस क्या ये जो वैल्यू आई है नई वो इसको सेटिस्फाई करेगी? नहीं। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड यूनिक। आप इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अनटिल आपका ये चेंज ना हो। तो साथ ही साथ आपको एक कंडीशन भी दी जाती है दैट जो आप रिमाइंडर की वैल्यू रखोगे या तो वो 0 हो या 0 से बड़ी हो बट लेस देन दी आर, या तो 0 के इक्वल हो, लेस देन दी आर ऑल्सो लेस देन दी बी। जो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी ये जो 0 से बड़ी थी, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी थी बट बी से छोटी थी। बी की हमारी यहाँ पे वैल्यू है 2 और यहाँ पे बी आया 2, करेक्ट। रिमाइंडर से छोटी होनी चाहिए, रिमाइंडर उस केस में 1 है बट यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है। तो जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को ध्यान में रख के करना है। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में एक चीज पढ़ी होगी दैट dividend must be equal to divisor plus quotient plus remainder। मीन्स जो आपका डिविडेंड होता है वो प्रोडक्ट होता है डिवीज़र और क्वोशिएंट का, साथ में उसमें रिमाइंडर ऐड होता है। अगर मैं डिविडेंड की जगह ए लिख दूं, सपोज मैंने डिविडेंड लिया ए, डिवीज़र लिया बी एंड क्वोशिएंट एज यूजुअल क्यू और रिमाइंडर, तो ये वही रूल है जो आप अपनी छोटी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते आए हैं दैट यू हैव टू प्रूव कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या कहती है? एल्गोरिथम इज ऑल्सो सेम। एल्गोरिथम करने से पहले आपको लेमा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एल्गोरिथम
एल्गोरिथम क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। What are the steps? So आपको लेमा याद होगा, दैट इज A must be equal to BQ plus R. Suppose I have a number A is 50 and B is 2. आपको 2 को 50 से डिवाइड करना है। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 3। अब अगर हम इसे एल्गोरिथम में लिखना चाहेंगे तो ये कैसे होगा, स्टेप्स लेमा, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं, आपने पहले 3 को 50 से डिवाइड किया, देन नंबर विल बी 3, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18 एंड 2 रिमाइंडर। तो इसको हम लेमा के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, A इज 50, B इज 3 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। बट अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है, अगेन हम दोबारा दूसरे स्टेप पे जाते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 2 1 जा 2, अगेन वी हैव रिमाइंडर 1। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, वही हमारा बेसिक रूल। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस डिवाइड को हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे अंटिल हमें क्रॉस या ज़ीरो ना मिल जाए। तो इस वाले स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। 0 क्यों, जब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ये 3 चीज़ें जो आपने अभी यहाँ पे लेमा को यूज़ करके लिखी, ये सब क्या है, आपकी एल्गोरिथम। जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप वाइज लिखते हैं तो ये सारे स्टेप्स काउंट होंगे आपके एल्गोरिथम में। जब आप एल्गोरिथम करते हो, आप ऑटोमेटिकली आप लेमा को ही प्रूव कर रहे होते हो और साथ ही साथ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होती है। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली HCF और डिविजिबिलिटी रूल के लिए यूज़ किया जाता है, इसका और कोई यूज़ नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 आपको डिवाइड करने के लिए यूज़ की गई है और कुछ स्टेटमेंट्स प्रूव करने के लिए यूज़ की गई है। चलिए इसके साथ हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आप पूरी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर सकें। क्वेश्चन है, शो दैट every positive integer is in the form of टू क्यू or 2q plus 1 for every positive integer where q is some integer। इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमने सपोज किया लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर, अगर a आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं,
एंड वी टेक द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2। हमने इसकी वैल्यू 2 क्यों ली है, चलिए देखते हैं। हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, a b क्यूब प्लस r, और साथ में ही बोलता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आर की हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, एज पर दिस कंडीशन। ये कंडीशन बोलती है कि जो आर की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से छोटी, 0 के इक्वल है, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 या 1। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जितनी भी वैल्यू होगी, आप उसकी वैल्यू जोन सी भी आपकी है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपकी रिमाइंडर की जोन सी भी वैल्यू होगी, यू हैव टू यूज लेस देन दैट वैल्यू। यहाँ पे 2 थी तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू है 0 और 1, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, हम इसे यूज़ करते हैं 2q + 1। जब हमने r की जगह ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2q, क्योंकि +0 तो 2q रहेगा। जब हमने +1 पुट किया तो 2q + 1। हमें बोला हुआ कि q सम इंटीजर है, अब ये इवन इंटीजर हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, और ये एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। वाई, बिकॉज जो इसका ये लास्ट का प्लस के बाद वाला नंबर है, यानी जो रिमाइंडर है वो एक ऑड डिजिट है, दैट्स व्हाई इट इज काउंट एज ऑड इंटीजर। अगर यहाँ पे 2q + 4 होता तो वी विल काउंट एज इवन इंटीजर, बिकॉज रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो ऑड नंबर है। इसी तरीके से आप ऑड नंबर्स भी बना सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी ये वाली कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाई हो। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2q एंड 2q + 1। अब आप यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जो उनसे आपको नंबर मिलेगा वो एक ऑड ही मिलेगा। और इसी तरीके से इस केस में अगर आप q की वैल्यू कुछ भी रखें आपको एक इवन वैल्यू मिलेगी। तो ये 2 टॉपिक थे, एल्गोरिथम से रिलेटेड, यूक्लिड से रिलेटेड, डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। ये 2 टॉपिक्स है जो इसमें आपकी 1.1 पूरी तरीके से कवर की गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Before starting the fundamental theorem of arithmetic, we start the finding HCF by Euclid division lemma. Suppose आपके पास कोई 2 नंबर है, find HCF of (117 and 45). Suppose this is A and this is B। ठीक है, हमें अपनी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, 45 मस्ट डिवाइडेड बाय 117। आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 45 2 ज़ा 90 एंड दिस गिव अस टू 27। यही होगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 117 45 मल्टीप्लाई 2 गिव राइज टू 27। अगेन आपको इसको डिवाइड करना है अंटिल आपको 0 मिले। तो 27 2 ज़ा 54 होता है, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 27 1 ज़ा 27, इट गिव्स यू 18। अभी भी ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है, बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 45 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18। थर्ड स्टेप में 18 गिव राइज टू 27, अगेन इट गोज ऑन 1, इट गिव्स टू 9। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 27 इज इक्वल टू
18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9। इस तरीके से लास्ट स्टेप इज 9 18, 9 2 ज़ा 18 क्रॉस और 0, इसे आप कैसे लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं दे आर द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम। जिस नंबर पे या जिस नंबर की वजह से आपका यहाँ पर 0 आया दैट इज द HCF ऑफ दैट नंबर। इस केस में जो HCF होगा वो होगा 9, बिकॉज इसकी वजह से ये 0 आया है HCF। ये एक तरीका है इस एक्सरसाइज में HCF निकालने का। जो दूसरा तरीका है वो हम इस वाली थ्योरम में पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल के साथ और प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ आपकी 1.1 इजीली कवर अप हो चुकी है। चलिए जो अभी हमारा मेन तरीका है HCF निकालने का उसकी तरफ जाते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और वो ब्रेक डाउन हो सकता है प्राइम नंबर में, तो जो सा भी आपका पेयर बनेगा वो यूनिक बनेगा। पहले हम उसको डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime number and this factorization is unique apart from their order। मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करे, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर and this factorization is unique apart from their order। Here I underline the word composite number, product, prime number, unique and from their order। Firstly move to composite number। composite number क्या होता है? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। प्रोडक्ट जब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर जिनके जो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। और जो इसका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मीन्स उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको सपोज आपको एक नंबर का आपने ब्रेक डाउन किया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम नंबर से उसको ब्रेक डाउन किया, तो जो सा नंबर ऑफ डिजिट्स का सेट बनेगा वो यूनिक होगा, भले आप उन नंबर को आगे पीछे कर दीजिए। ऑर्डर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? प्राइम नंबर जब आप उसका प्रोडक्ट करके लिखेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हियर आई राइट 15। जब आप 15 को ब्रेक डाउन करते हैं इट विल बी 3 मल्टीप्लाई 5। अगर आप अब इसे 5 मल्टीप्लाई 3 कर दें, नो इशू, ऑर्डर अलग है बट जो इसका प्रोडक्ट है वो सेम है। बट अगर आप 3 की जगह 2 लिख दें, 2 मल्टीप्लाई 5, इज इट करेक्ट? No, both sides are unequal, that's why it says product of prime number and this factorization is unique। These both are the prime number and जो इसका हमने factorization का सेट लिखा है ये यूनिक है, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका पहला स्टेप क्या है कि आपको इसमें सबसे पहले नंबर को फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर में करना है, उसके बाद आप HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं।
सपोज पहले फाइंड देखते हैं इसमें HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, बट जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये चेंज कर जाते हैं। HCF आप कैसे निकाल सकते हैं, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जोन सी लोवेस्ट पावर होगी ऑफ कॉमन नंबर, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, जो भी आपको 2, 3, 4 जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें से जोन सा भी नंबर है जो सब में आ रहा है और जिसकी पावर लोवेस्ट है वो होगा HCF। और LCM के लिए सेम, बट इट इंक्लूड हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर और कॉमन फैक्टर। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ 96 एंड 404। आपको इसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 96 को हम डिवाइड करते हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। दूसरा नंबर क्या है 404। आप इसको कैसे कर सकते हैं, 202, 2 को अगेन डिवाइड किया 101। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 की पावर 1। To finding HCF we have lowest power of common number। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है जो कॉमन फैक्टर है 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज 4। HCF यहाँ पे निकल गया। जब आपके पास HCF आ जाएगा इसी के साथ आप LCM निकालेंगे। LCM निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, LCM इज इक्वल टू HCF ऑफ नंबर्स जिनका आपको HCF निकालना है और HCF ऑफ नंबर आपके पास कौन कौन से थे 96 एंड 404 और इनका HCF क्या निकला 4। आपने इसको डिवाइड किया, जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 9696। दिस इज़ योर LCM। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या हो सकते हैं, आइदर आपने यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हो सकता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की वैल्यू दी हो या फिर आपको HCF या LCM की वैल्यू दी हो। इनमें से अगर आपकी कोई भी वैल्यू में से, दोनों में से अगर आपको कोई एक वैल्यू दी हुई है और दूसरे में से, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तभी भी आपका यही आंसर आएगा, और अगर आपने इसको इस तरीके से किया है तो भी यही आंसर आएगा। इन दिस वीडियो वी स्टडी 3 टॉपिक्स, एल्गोरिथम, लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने 2 तरीके से HCF निकालना सीखा, पहला एल्गोरिथम से और दूसरा अर्थमेटिक वाली जो हमने भी थ्योरम पढ़ी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस तरीके से। जब तक आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्ली स्पेसिफाई ना किया हो कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो अंटिल स्पेसिफाई ना किया हो। आप इन दोनों टॉपिक से आप अपनी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, 1.1 एंड 1.2 आप कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आप हमसे इस तरीके से पहुंच सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।